दिवाली में अभी 2 दिन थे। चारों तरफ की जगमगाहट और शोर-शराबा मन को कचोट रहा था। मन कर रहा था किसी खामोश अंधेरे कोने में दुबक कर 2-3 दिन पड़ी रहूं। इसलिए मैंने निर्णय लिया शहर से थोड़ा दूर इस 5वीं मंजिल पर स्थित फ्लैट में समय व्यतीत करने का। 2 हफ्ते पहले फ्लैट मिला था, बिल्कुल खाली, बस बिजली-पानी की सुविधा की पेंट की गंध अभी भी आ रही थी। मैं कुछ खाने-पीने का सामान, पहनने के कपड़े, एक दरी और चादर लेकर आई थी। शहर से थोड़ा दूर था, रियायतें कुछ कम थी, बिल्डर ने मकान आवंटित कर दिए थे। धीरे-धीरे लोग आने लगे। 5 साल पहले देखना शुरू किया था अपने मकान का सपना। दोनों परिवारों के विरोध के बावजूद नील और मैंने विवाह किया था। अपने लिए किराए का घर ढूंढते हुए बौरा गए थे। तब मन में अपने आशियाने की कामना घर कर गई थी। आज यह सपना कुछ हद तक पूरा हो गया है, लेकिन अब हमारी राहें जुदा हो गई हैं। यहाँ आने से पहले मैं वकील से मिलने गई थी। कह रहा था बस दिवाली निकल जाने दो, फिर कागज तैयार करवाता हूँ। मन अभी भी इस बात को स्वीकारने को तैयार नहीं था। आगे की जिंदगी नील से अलग होकर बितानी है, लेकिन ठीक है, जब रिश्तों में गर्माहट खत्म हो गई हो तो ढोने से क्या फायदा। इतनी ऊंचाई से नीचे सब कुछ दूर और अलग लग रहा था। अकेला और अधिक महसूस हो रहा था। शाम के 5 बज रहे थे। ऑफिस में पार्टी थी। उस हंगामे से बचने के लिए यहाँ सन्नाटे की शरण में आई थी। आसमान में डूबते सूर्य की छटा निराली थी, पर शोभा आ नहीं रही थी। बहुत रोशनी थी। अभी एक कमरे में दरी बिछाकर एक कोने में लेट गई। ना जाने कितनी देर सोती रही। कुछ खटपट की आवाज से आंखें खुल गई थी। धूप थी पर अंधेरा था। जब आंख लगी थी इतनी रोशनी थी कि बिजली जलाने की जरूरत नहीं महसूस हुई थी। किसी ने दरवाजा खोलकर घर में प्रवेश किया। मेरी डर के मारे जान निकल गई थी। केयर टेकर ने कहा था वह चाबी केवल मकान मालिक को देता है। लगता है झूठ बोल रहा था। चाबी किसी शराबी को ना दे दी हो। सोचा होगा खाली फ्लैट में आराम से पीऊंगा, या उसकी स्वयं की नीयत में खोट ना आ गई हो। अकेली औरत इतनी ऊंचाई पर फ्लैट में फायदा उठाने का अच्छा मौका था। डर के मारे मेरी जान निकली जा रही थी। आसपास कोई डंडा भी नहीं होगा जिसे अपनी सुरक्षा के लिए इस्तेमाल करूं। डंडा होगा भी तो अंधेरे में दिखेगा कैसे। सांस रोके बैठी थी। अब तो जो करेगा आने वाला ही करेगा। हो सकता है अंधेरे में कुछ समझ ना आए और वापस चला जाए। तभी कमरा रोशनी से जगमगा उठा। सामने नील खड़ा था। नील को देखकर ऐसी राहत मिली कि अगला पिछला सब भूल उठी और उससे लिपट गई। वह इतना ही अच्छा मंजर था जितनी मैं पहले हुई थी। कुछ पल हम ऐसे ही गले लगे खड़े रहे। फिर अपने रिश्ते की हकीकत हमें याद आ गई। मैं तो यहाँ शांति से 3 दिन रहने आई हूँ। तुम नहीं रह सकते यहाँ, तुम जाओ यहाँ से। नील जिद्दी बच्चे की तरह कहते हुए बोला था। क्यों जाऊँ, मैं भी बराबर की किस्त देता रहता हूँ। इस फ्लैट में मेरा भी हक है। मैं तो यहीं रहूंगा जब तक मेरा मन करेगा। तुम जाओ अगर तुम्हें मेरे रहने पर ऐतराज हो रहा है। मैंने भी अपने दोनों हाथ कमर पर रखते हुए झांसी की रानी वाली मुद्रा में सीना चौड़ा करके कहा, मैं क्यों जाऊं, पर मन में सोच रही थी कि अब तो मर भी जाऊंगी तब भी नहीं जा सकूंगी इस जगह से। निकलते हुए मन में आया होगा चल कर फ्लैट में रहा जाए, और मुंह उठाकर आ गया। कैसे रहेगा, क्या खाएगा, यह सोचने इसके फरिश्ते आएंगे। कहीं ऐसा तो नहीं यह केवल फ्लैट देखने आया था, मुझे देखकर स्वयं भी यहाँ टिकने का मन बना लिया हो। ऐसे मुझे चिढ़ाने में बहुत मजा आता है ना। नील हक से डिब्बा लेकर बाहर बालकनी में जाकर दीवार का सहारा लेकर फर्श पर बैठ गया था। डब्बा उसके हाथ में था। मजबूरन मुझे उसके पास जमीन पर बैठना पड़ा था। आसमान में निकले तारे निकटता का एहसास दे रहे थे, और अंधेरे में दूर तक जगमगाती रोशनी भी तारों का ही भ्रम दे रही थी। खामोशी से बैठकर यह नजारा देखकर बड़ा सुकून मिल रहा था। लेकिन अगर अकेली होती तो इस विशालता का आनंद ले पाती ना। चाहते हुए भी मुंह से निकल गया। कैसे हो नील। आसमान तक रहा था। मेरे प्रश्न पर सिर घुमाकर मुझे देखने लगा था। एक टक कुछ पल देखने के बाद बोला, बहुत सुंदर लग रही हो इस ड्रेस में। नील ने दिलाई थी। जन्मदिन पर कुछ महीनों से पैसे जोड़ रहा था। इस बार तुझे महंगी सी पार्टी वियर ड्रेस दिलवाना है। कहीं भी जाना हो बहुत साधारण कपड़े पहन कर जाना पड़ता है। तुझे सारा दिन बाजार घूमते रहे। लेकिन नील को कोई पसंद ही नहीं आ रही थी। फिर यह कढ़ाई वाली मैरून रंग की कुर्ती और सुनहरा प्लाजो देखते ही बोला था कि यह पहनकर देख रानी लगेगी। शीशे में देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। उसकी आंखों ने बता दिया ड्रेस मुझ पर कितनी शोभा दे रही थी। कितना समय हो गया है इस बात को मौके का इंतजार करती रही थी। किसी खास पार्टी में पहनूंगी, इतनी महंगी, कहीं गंदी ना हो जाए।
आज ऑफिस में फंक्शन में पहनने के लिए निकाली थी, लेकिन ना जाने क्यों इतनी भीड़ में शामिल होने का मन ही नहीं कर रहा था। लगा सबको हंसता बोलता देख कहीं दहाड़े मारकर रोने ना लग जाऊं। कुछ सामान इकट्ठा किया और यहाँ आ गई। इससे पहले कि मेरा बॉस हिरेन मुझे लेने आ जाता, नील अभी भी मुझे देख रहा था। बोला कि इसके साथ झुमके भी लिए थे, वह नहीं पहने, 200 के झुमके भी खरीदे थे। बड़े चाव से कैसे एक एक चीज दिलाकर खुश होता था। मैं हंसकर कहती थी ऐसे खुश हो जैसे स्वयं पहनकर बैठे हो। वह मुस्कुराकर कहता, मैं अगर यह सब पहनता होता तो भी मुझे इतनी खुशी नहीं मिलती जितनी तुझे पहनना देखकर मिलती है। कितना प्रेम था हम दोनों के बीच, लेकिन सुरक्षित भविष्य की चाहत में ऐसे दौड़ पड़े कि वर्तमान सुरक्षित करने के लिए एक दूसरे से ही दूर हो गए थे। मैंने लंबी सांस लेते हुए कहा, हिरेन के साथ पार्टी में जाने के लिए तैयार हो रही थी, लेकिन मन नहीं कर रहा था, इसलिए उसके आने से पहले ही जल्दी से निकल गई थी। हिरेन का नाम सुनते ही नील का चेहरा उतर गया था। ना जाने क्या गलतफहमी पाले बैठा था दिमाग में। रात बहुत हो गई थी। मैं उठ खड़ी हुई, जिस कमरे में मैंने सामान रखा था वहां चली गई। रात के कपड़े बदल कर लेटने के लिए दरी बिछाई तो ध्यान आया नील कैसे सोएगा बिना कुछ बिछाए, ऐसे कैसे बिना सामान के रात बिताने यहाँ आ गया था। कितना लापरवाह हो गया है। बाहर आकर देखा तो नील अभी भी पहले की तरह बालकनी में दीवार के सहारे बैठा आसमान को टकटकी लगाए देख रहा था। कितना कमजोर लग रहा था। पहले जरा सा भी दुबला लगता था तो आधी रोटी अधिक खिलाए बिना नहीं छोड़ती थी। अब मुझे क्या, रिश्तों के मतलब इस तरह बदल जाते हैं। मैंने उसकी तरफ चादर बढ़ाते हुए कहा, या चादर ले लो, बिछा कर लेटना, फर्श ठंडा लगेगा। नील मेरी तरफ देखने लगा। बोला, नहीं रहने दो, इसकी जरूरत नहीं है, मेरे पास दो हैं, ले लो। नील बैठे बैठे ही एकदम से मेरी तरफ मुड़ा। उसका मुंह तना हुआ था। दबे आक्रोश में बोला, जाओ यहाँ से, फिर बोलोगी मुझे केवल तुम्हारी देह की पड़ी रहती है, तुम्हारे शरीर के अलावा मुझे कुछ नजर नहीं आता। जब से यह वाकया हुआ था हमारे बीच की दरार खाई बन गई थी। वह ताने मार कर बात करता और शांति में बनाए रखने के लिए खामोश रहती थी। अब भाड़ में जाए शांति, तो क्या गलत बोला था। थकी हारी ऑफिस से 6 बजे आती हूँ और तुम बस वह सब करना चाहते थे। वैसे तो मुझे उसके छूने से, उसके करीब आने से एक नैसर्गिक प्रसन्नता और तृप्ति मिलती थी, लेकिन उन दिनों ऑफिस के माहौल से बहुत परेशान थी। घर आते ही मन करता था मिल के कंधे पर सिर रखकर ऑफिस की भड़ास निकाल कर थोड़ा सोने का, लेकिन उसे आधे घंटे में ट्यूशन पढ़ाने निकलना होता था। मेरे आते ही वह मुझे बाहों में खींच कर प्यार करने लगता था। उस दिन कुछ तबीयत ठीक नहीं थी और ऑफिस में भी कुछ अधिक ही कहासुनी हो गई थी, अतः उसके करीब आते ही सारा आक्रोश उस पर निकल गया था। धक्का देते हुए बोली, स्तन के अलावा और कुछ नहीं सूझता है क्या तुम्हें। इस पर उसे गुस्सा आ गया, फिर एकदम पलट कर बाहर चला गया। रात को 12 बजे तक आता था और मेरी नींद ना खुले इसलिए ड्राइंग रूम में ही सो जाता था। उस रात भी उसने ऐसा ही किया। सुबह जब मेरी आंख खुली वह तैयार होकर ऑफिस जा रहा था। बिना कुछ खाए और बोले वह चला गया। शाम को मेरे आने से 1 घंटा पहले घर आ जाता था और मेरे आते ही हम आधा घंटा अपने तन मन की बातें करते थे। इसके अलावा हमारे पास एक दूसरे के लिए समय नहीं होता था, लेकिन अब मेरे आने से पहले वह निकल जाता था। रोना तो बहुत आता था, पर मैं सोचती थी उसके पास मुझसे बात करने के लिए 2 पल ही नहीं होते थे। वह खड़ा हो गया, मेरे कंधों को जोर से पकड़कर चलते हुए बोला, तुमने उस दिन मेरे प्रेम को गाली दी। जीवन में अगर अपने से अधिक किसी को प्यार किया तो वह तुम हो। अगर केवल तुम्हारे तन का भूखा होता तो कॉलेज में 3 साल तक बिना हाथ लगाए नहीं रहता। मन तो तब बहुत मचलता था, लेकिन वादा किया था कि तुम्हारी इज्जत से कभी खिलवाड़ नहीं करूंगा। वही तो आधा घंटा मिलता भी था। करीब आने का सारा दिन बीत जाता, तुम्हारे बारे में सोचते सोचते। तुम्हारे नजदीक आकर पूर्णता का एहसास होता था, स्फूर्ति आ जाती थी, दुनिया का सामना करने की ताकत मिल जाती थी। मेरे प्रेम की तिथि व तुम में समा कर करीब हो जाने का एहसास था। ऐसा लगता था हम एक हैं। उसने मेरे कंधे को छोड़ दिया। आवाज थर थर आ रही थी, आंखों में दर्द था और वह लड़खड़ाते हुए बाथरूम में चला गया। मेरा मन भारी हो गया था। उसकी नजरों से कभी सोचने की कोशिश नहीं की थी। दोनों एक दूसरे का साथ चाहते थे, लेकिन अलग अलग तरीके से। जीवन की भागदौड़ में समय इतना कमजोर था कि सब बिखर गया था। बात केवल इन गलत फहमियों के कारण ही होती तो शायद संभल जाती, लेकिन हमारे रिश्ते में धोखा और झूठ भी शामिल हो गए थे।
मैं कमरे में जाकर लेट गई, रोते रोते सो गई। पता नहीं चला सुबह फिर बाहर के दरवाजे के खुलने की आवाज से आंख खुली। ताला कुछ सख्त लगता था। कमरे से बाहर आए तो नील खाने पीने का सामान लेकर आया था। चेहरे पर वही उसकी चितवत मुस्कान, कितने भी गुस्से में हो बहुत जल्दी सामान्य हो जाता था। मैं बातों को मन में रखकर अपना भी दिमाग खराब कर लेती हूँ और दूसरों से भी चढ़कर बात करने लगती हूँ। नीलू, आज गरम गरम कॉफी पीते हैं। नीचे कुछ खाने पीने की दुकान खुल गई है। मैं जल्दी से मंजन कर आई। फिर हम कल की तरह बालकनी में फर्श पर बैठकर नाश्ता करने लगे। नील आसमान की तरफ देख रहा था। यहाँ से सुबह शाम आसमान की छटा कितनी निराली दिखती है। अद्भुत नजारा है। अगर हम साथ रहते तो कितना अच्छा लगता। रोज यहाँ बैठकर बातें करते। कह तो सही रहा था, लेकिन जो नहीं हो सकता मैं उसके बारे में बात नहीं करना चाहती। नाश्ते में एक पेस्ट्री भी रखी थी। हम अक्सर छोटी सी खुशी सेलिब्रेट करने के लिए मीठे में एक पेस्ट्री ले आते थे। दोनों आधी आधी खा लेते थे। आपको वो खुशी के दिन याद हैं? आज ही के दिन हमें मिले 4 महीने हुए थे और तुमने मेरे साथ डेट पर जाना स्वीकार कर लिया था। तुम भी कमाल करते हो, ना जाने कैसी छोटी छोटी बातें याद रख लेते हो। वह डेट वेट नहीं थी, कॉलेज कैंटीन में बैठकर कॉफी पी थी बस। केवल तुमसे संबंधित बातें ही याद रख पाता हूँ। कैंटीन में उस दिन साथ बैठकर कॉफी पीना एक महत्वपूर्ण कदम था। जब तुम पहले दिन कॉलेज आई थे तो हिरेन और मेरी तुम पर एक साथ नजर पड़ी थी। दोनों के मुख से निकला था कि वह कितनी खूबसूरत लड़की है। हम दोनों के दिल पर तुमने एक साथ दस्तक दी थी। हमने निश्चय किया कि हम दोनों तुम्हें लाइन मारेंगे और जिसकी तरफ तुम्हारा झुकाव होगा दूसरा रास्ते से हट जाएगा। उस दिन कैंटीन में कॉफी पीते समय यह खामोश ऐलान था कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। मुझे यह सब नहीं पता था। हिरेन ने शुरू में मुझे प्रभावित करने की कोशिश तो की थी। नील गुलाब देता तो वह गुलदस्ता लाता। वह पैसे वाले घर से था, इसलिए महंगे तोहफे देता था। लेकिन मुझे नील पहली नजर में ही भा गया था। उसके हंसमुख व्यवहार और केयरिंग एटीट्यूड के आगे सब फीका था। धीरे धीरे हम दोनों समझ गए थे कि हमारा एक दूसरे के बिना गुजारा नहीं और हमारे परिवार का हमारा साथ गंवारा नहीं। नील के ब्राह्मण परिवार को मेरे खाने पीने से दिक्कत थी, तो मेरे माता पिता को नील की आर्थिक स्थिति खल रही थी। वैसे मेरे परिवार के पास भी कुछ खास नहीं था, लेकिन पिताजी को लगता अपनी बहनों की तरह मैं भी अपनी खूबसूरती के बल पर पैसे वाले घर में स्थान बना सकती हूँ। स्नातक करते ही हम दोनों ने शादी की और जो नौकरी मिली पकड़ ली। फिर किराए का घर ढूंढना शुरू किया। 10-12 हजार से कम का कोई अच्छा मकान नहीं मिल रहा था। बहुत धक्के खाकर 2 कमरों का फ्लैट 7 हजार किराए पर मिला। वह भी बस काम चलाओ था। तब हमने निर्णय लिया, आगे सोच समझ कर जीवन की राह पर चलेंगे। पहले कुछ पैसे जमा करेंगे, अपना स्वयं का घर नहीं बन जाता तब तक परिवार नहीं बढ़ाएंगे। शुरू की हमारी जिंदगी बड़ी खुशहाल रही थी। दोनों 6 तक घर आ जाते थे, फिर बहुत बातें करते और सपने देखते। किराया देने के बाद अधिक नहीं बचता था, लेकिन एक दूसरे के साथ मदमस्त रहते थे। फिर नील को लगा 4 पैसे कमाने के लिए ट्यूशन पकड़ लेनी चाहिए और मुझे लगा उन्नति और अच्छे वेतन के लिए एम.कॉम कर लेना चाहिए। बस हम दोनों दौड़ में शामिल हो गए। एक बेहतरीन भविष्य की कामना में इतने थके थके रहने लगे कि एक दूसरे के लिए समय नहीं होता था। झुंझलाहट रहने लगी थी। इस बीच नील सीए की पढ़ाई करता। बीच बीच में वह बहुत होशियार और मुझे कई बार लगता इतनी जल्दी शादी करके कहीं पछता तो नहीं रहा है। वह आगे पढ़कर बहुत कुछ कर सकता था। इस बीच नील के पिताजी का देहांत हो गया था। उसके बड़े भाई ने घर बेचने का निर्णय ले लिया। घर खस्ता हालत में था। फिर भाई को पैसे चाहिए थे फ्लैट खरीदने के लिए। वह दूसरे शहर में रहता था। नील की माताजी मेरे कारण हमारे साथ नहीं रहना चाहती थी। मकान बेचकर जो रकम मिली उसके 3 हिस्से हुए। 2 हिस्से माताजी भाई साहब के साथ चले गए। अपने हिस्से से हमने भी फ्लैट बुक करा दिया। हमारी मुसीबतें और बढ़ गई। जहाँ रहते थे उसका किराया, फ्लैट की किस्तें, फिर जिंदा रहने के लिए रोटी और कपड़ा भी जरूरी था। अब हमारे बीच खेद भी रहने लगा। ऐसा नहीं था, हम हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहते थे। जब किसी का जन्मदिन या छुट्टी होती तो खूब प्यार लुटाते, लेकिन अक्सर एक दूसरे से गुस्से में चढ़कर बात करते। मजबूरन में मुझे नौकरी भी छोड़नी पड़ी। वहाँ का माहौल बर्दाश्त के बाहर हो गया था।
नील को यह बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, लेकिन मेरी परेशानी समझते हुए कुछ बोला नहीं था। उन्हीं दिनों हिरेन से सिर्फ मुलाकात हुई। वह सीए कर चुका था और अपने पिता की फर्म में काम करता था। परेशान देख जब उसने कारण पूछा तो दोस्त के सामने बाढ़ के पानी की तरह सारा उद्गार तीव्रता से उमड़ पड़ा। उसने तुरंत अपने फर्म में बहुत अच्छे वेतन के साथ नौकरी का प्रस्ताव दे दिया और मैंने हंसकर स्वीकार भी कर लिया। नील को यह बात भी अच्छी नहीं लगी, लेकिन इस बार वह चुप नहीं रहा, झगड़ा किया और बहुत कुछ बोल गया। उस समय समझ नहीं सकी थी नील के आक्रोश का कारण, लेकिन आज समझ गई थी कि उसके स्वाभिमान को ठेस पहुंची थी। अब हमारे बीच बोलचाल खत्म हो गया था। मैं कुछ भी बोलने से डरती थी कि वह बखेड़ा ना खड़ा कर दे। वह सामने पड़ते ही मुंह फेर कर इधर उधर हो जाता। हिरेन के पास दिल्ली के बाहर कई दूसरे शहरों का भी काम था। वह अक्सर बाहर जाता रहता था। मुझे नौकरी करते हुए अधिक समय नहीं हुआ था, फिर भी मेरा नाम लखनऊ जाने वाली टीम में शामिल था। जब मैंने नील को बताया कि मुझे 5 दिनों के लिए लखनऊ जाना है, तो वह बड़बड़ाने लगा। यह मेरे लिए बड़ी परेशानी की बात हो गई थी कि पति का मिजाज देखो या नौकरी। मेरा मन बड़ा उदास था रहता, उससे बात करने का भी मन नहीं करता था। जाने से 2 दिन पहले निर्मला जी ने बताया मुझे लखनऊ नहीं शिमला जाना होगा। वहाँ जो टीम ऑडिट करने गई है उसके एक सदस्य की तबीयत खराब हो गई है। मुझे क्या फर्क पड़ता था, फिर कहीं भी जाना हो। नील को बताने का मन नहीं हुआ, इसलिए वह फिर दोबारा उसकी बड़बड़ शुरू हो जाएगी। अच्छा हुआ नहीं बताया। मुझे नील का वह रंग देखने को मिला जिस पर मुझे अभी तक का विश्वास नहीं हो रहा था। मैं जब 5 दिनों के लिए बाहर गई थी 2 महीने पहले, तो क्या तुम शिमला गए थे? नील आश्चर्य से हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता? मैं भी तब शिमला में थी और मैंने तुम्हें देखा था। तुम तो लखनऊ जाने वाली थी और अगर शिमला गई थी तो बताया क्यों नहीं? साथ में घूमते बड़ा मजा आता। अच्छा, और जिसके साथ घूमने का कार्यक्रम बना कर गए थे वह बेचारी को मझधार में छोड़ देते। नील गुस्से से देखते हुए बोला, तुम क्या बोल रही हो? मुझे नहीं पता। राहुल और सौरभ बहुत दिनों से कह रहे थे कहीं घूमने चलते हैं। मैं बस टालता जा रहा था। जब तुम जा रही थी तो मैंने उन्हें कार्यक्रम बनाने के लिए हाँ कह दी थी कि रहने दो, तुम झूठ बोल रहे हो। तुम वहां काम्या के साथ रंगरलिया मनाने गए थे। नील बोला, कौन काम्या? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। लड़ने के बहाने ढूंढती रहती हो, अलग होना चाहती हो, हिरेन का साथ चाहती हो। ठीक है, पर गलत इल्जाम मत लगाओ। अब मैं झूठ क्यों बोलूंगा जब हम अलग हो रहे हैं? वैसे भी मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। बहुत अच्छे, तुम्हें हिरेन को लेकर मुझ पर कोई इल्जाम लगाओ, वह ठीक है। तुम हिरेन के लिए क्या महसूस करती हो मैं नहीं जानता, लेकिन हिरेन के दिल में तुम्हारे लिए क्या है मैं समझता हूँ। मेरे लिए तुम क्या हो तुम नहीं जानती हो। तुम मेरी जिंदगी की डोरी हो, सब कुछ मेरा तुम्हारे इर्द गिर्द घूमता है। उसकी आंखें और भी बहुत कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उसकी बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। उसकी इस तरह की चिकनी चुपड़ी बातों में आकर मैं मीरा की तरह उसे मानकर उसकी दीवानी हो गई थी। जब मैं शिमला जाने वाले प्लेन में सवार हुई, बहुत उदास थी। पहली बार 5 दिनों के लिए नील से अलग हो रही थी और उसने केवल बाय कहकर मुंह फेर लिया था। शुरू में हम ऑफिस के लिए भी जब निकलते थे तो ऐसा लगता था 7 और 8 घंटे कैसे एक दूसरे के बिना रहेंगे। बहुत देर तक एक दूसरे के गले लगे रहते थे। प्लेन में मेरी बगल वाली सीट पर बैठी लड़की बहुत उत्साहित है, कुछ न कुछ बोले जा रही थी। मुझे उसकी आवाज से बोरियत हो रही थी। झल्लाकर मैंने पूछा, पहली बार ट्रेन में बैठी हो या पहली बार शिमला जा रही हो? वह शर्माते हुए बोली, पहली बार अपने प्रेमी से इस तरह मिलने जा रही हूँ। वह शादीशुदा है। जब तक तलाक नहीं हो जाता हमें इसी तरह छुप छुप कर मिलना पड़ेगा। तलाक मिलते ही हम शादी कर लेंगे। मेरी उसकी प्रेम कहानी में कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैं आंखें बंद करके सिर टिकाकर सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन जब नाश्ता आया तो यह नाटक नहीं चला और वह दोबारा शुरू हो गई। उसके ऑफिस में ही काम करता था और उसके अनुसार दिखने में बहुत मस्त था, लेकिन बेचारा दुखी था। बीवी झगड़ालू थी, दोनों में बिल्कुल नहीं बनती थी। उस लड़की की बकबक से बचने के लिए मैं कान में ईयरफोन लगाकर बैठ गई थी। उतरते समय वह कुछ परेशान लगी, बोली, मैं पहली बार इस तरह यात्रा
यात्रा कर रही हूँ। मुझे बहुत घबराहट हो रही है। अगर वह नहीं आए तो मैं क्या करूँगी? आप मुझे प्लीज़ अपना फ़ोन नंबर और नाम बता दो। अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं आपसे सहायता माँग लूँगी। मेरा नाम काम्या है। मैं शुभम लिमिटेड में काम करती हूँ। मुझे ऐसे लोगों से चिढ़ होती है जो बेमतलब बोलते हैं। मैंने उससे परिचय माँगा था, बेमतलब उतावली हो रही थी। अपने बारे में बताए, कंपनी में काम करती है जिसमें नील भी नौकरी करता है। फिर मुझे एयरपोर्ट पर लेने आया। देखकर बड़ा खुश हुआ। अच्छे होटल में ठहरने की व्यवस्था की थी। कमरे तक पहुंचकर हिरेन बोला, आज रविवार है, कल से काम करेंगे। तुम अभी आराम करो। जब उठना तो कॉल करना, कहीं घूमने चलेंगे। बाकी सब कहाँ हैं? वह सब चले गए। उनका काम खत्म हो गया। अब बस मेरा और तुम्हारा काम रह गया था। मैं चुपचाप कमरे में अपने फोन को हाथ में पकड़कर बैठ गई। अगर नील का फोन आया या पूछने के लिए कि मैं ठीक से पहुंच गई कि नहीं और मैं इधर उधर हुई तो बात नहीं हो पाएगी। मैं शाम तक ऐसे ही बैठी रही पर उसका फोन नहीं आया। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। खोला तो सामने हिरेन था। या क्या, कपड़े भी नहीं बदले। जब से ऐसे ही बैठी हो, मैं इंतजार करता रहा तुम्हारे बुलाने का। तैयार हो जाओ, हम बाहर घूमने चलते हैं। वही तुम कुछ खा कर आ जाओगी। वह बोला। मैं बेमनसी हो गई और फिर सरदर्द का बहाना बनाकर जल्दी वापस आकर कमरे में सो गई। अगले दिन जिस दिन होटल में ठहरे थे वहीं का ऑडिट करना था, इसलिए सुबह से शाम तक काम करते रहे। शाम को फ्रेंडशिप घूमने की जिद करने लगा। अकेले रोज उसके साथ इधर उधर घूमना मुझे ठीक नहीं लग रहा था, लेकिन क्या करते, घूमते घूमते काम्या मिल गई। अकेली थी, मुझसे चिपक गई। उस दिन मुझे उसका साथ बुरा नहीं लगा। हिरेन से उसका परिचय कराकर हम इधर उधर की बातें करने लगे थे। मैंने बताया कि उसका बॉयफ्रेंड कल आने वाला था। सड़क मार्ग से पर गाड़ी खराब हो गई थी तो बीच में ही कहीं रुकना पड़ा। अब रात तक आएगा। वह अकेली थी, हमारे साथ घूमने लगी। हिरेन बोर हो रहा था, लेकिन मुझे क्या, अगले दिन ही हिरेन जिद करने लगा कि कुछ खरीदारी करते हैं। मैं अभी तक जीन्स पहनती हूँ, मुझे टी शर्ट की दुकान पर ले गया। काम्या वहाँ पुरुषों के विभाग में शर्ट देखने में व्यस्त थी। उसने हमें नहीं देखा, बड़ी अजीब सी शर्ट देख रही थी। फिर मैंने नील के लिए एक चेकदार शर्ट खरीदी और बाहर जाने लगी तो काम्या मुझसे टकरा गई। उसने अपनी ली हुई शर्ट दिखाते हुए पूछा, कैसी है शर्ट? चटक ऑरेंज रंग की थी। मैं व्यक्तिगत तौर पर ऐसी शर्ट पसंद नहीं करती थी, लेकिन मैंने उससे कहा अच्छी है और आगे बढ़ गई। नील की याद इतनी सता रही थी कि बर्दाश्त नहीं हो रहा था। आखिर मैंने फोन किया लेकिन संपर्क नहीं हो सका। अगले दिन हमारा काम खत्म हो गया, लेकिन हिरेन ने जानबूझकर एक दिन अधिक रखा था। आसपास घूमने का मुझे जानकर बड़ी बोरियत हुई। मेरा बिल्कुल मन नहीं था एक भी दिन और रुकने का। जब घर पहुंची तो नील घर पर नहीं था। सोचा उसकी शर्ट निकाल कर पहन लेती हूँ। मैं ऐसा अक्सर करती थी। जब भी उसके नजदीकी का एहसास करना होता था, अलमारी खोल दी थी। सामने ऑरेंज रंग की शर्ट भी हाथ में लेकर देखा तो वही शर्ट जो काम्या ने अपने बॉयफ्रेंड के लिए खरीदी थी। अब कहने सुनने को कुछ नहीं बचा था, एकदम साफ था। एक कागज पर संदेश लिखा, मैं तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ। अब हमारे रिश्ते में ऐसा कुछ नहीं बचा कि हम साथ रहें। मैं किसी वकील से बात करके आगे सहेली के घर रहने गई। उसके बाद नील के बहुत फोन आए, लेकिन मैंने फोन नहीं उठाया। जानती थी उसकी आवाज सुनकर रो पड़ूंगी और कमजोर पड़ जाऊंगी। 17 महीनों से एक जिंदा लाश की तरह घूम रही हूँ। हिरेन ने बहुत मदद की। दाद देनी पड़ेगी। बंदा जितना मेरे साथ धैर्य से पेश आ रहा है, कोई नहीं आ सकता। वकील से भी उसने जोर देकर समय लिया, वरना मैं तो टालती जा रही थी। नील ने जब मेरा हाथ पकड़कर दबाया तो मैं अतीत से बाहर निकली। ऐसा एकदम से क्या हुआ कि तुम घर छोड़कर चली गई? कारण जानने के लिए मैं पागल हो गया था। तुम्हारे ऑफिस के इतने चक्कर लगाए, लेकिन किसी ने अंदर नहीं घुसने दिया। कहाँ रहने चली गई मैं नहीं जान सका था, तो मेरा फोन नहीं उठाती थी। मैं आश्चर्य में बोली, बनो मत, तुम शिमला में काम्या के साथ थे, बस मुझसे तलाक का इंतजार कर रहे हो, उससे शादी करने के लिए। मुझे नहीं मालूम तुम किस काम्या की बात कर रही हो। मैं तो बस एक काम्या को जानता हूँ जो मेरे ऑफिस में काम करती है और मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, हर समय मेरे पीछे पड़ी रहती है। मैं शिमला अपने दोस्तों निखिल और सुमित के साथ गया था।
वो बहुत समय से पीछे पड़े थे, लेकिन मैं टाल जाता था। जब तुमने बताया तुम बाहर जा रही हो तो तुम्हारे बिना मैं भी यहाँ रहकर क्या करता। मेरे हाँ कहते ही दोनों शिमला का कार्यक्रम बना लिए। तुम सच छिपाने की कोशिश मत करो, काम्या ने तुम्हें ऑरेंज रंग की शर्ट तोहफे में दी थी। तुम पागल हो गई हो, मैं उस पागल दिमाग लड़की से तोहफा क्यों लूंगा। भला वह शर्ट मैंने स्वयं खरीदी थी। मुझे मालूम था उसका रंग और प्रिंट देखकर तुम कितना गुस्सा खाओगी। मैं उठकर अपने कमरे में चली गई। अब यहाँ रुकने से कोई लाभ नहीं। पुरानी यादों से बचने आई थी, लेकिन फिर उसी भंवर में फंस गई। नील को भी यही आना था, उसको छोड़कर जाने का मन नहीं कर रहा था। 2 दिन ही सही, फिर पता नहीं जिंदगी में कभी मिले ना मिले। तभी बाहर का दरवाजा खोलने की आवाज आई। उसे मेरी परवाह नहीं लगती, चला गया। जो थोड़ी बहुत उम्मीद थी उसे भी खत्म करके ही दम लेगा। मैं थोड़ी देर बाद नहाने चली गई। जब बाहर आई तो नील कमरे में मेरा इंतजार कर रहा था। तुम एकदम से नहीं दिखाई दी तो मुझे लगा तुम गुस्सा होकर चली गई हो। देखो आज छोटी दिवाली है, मैं कुछ लड़ियां, दीपक और रंगोली के रंग लाया हूँ। आखिरी ही सही हम एक बार इस नए घर में पत्नी का नाटक करके दिवाली मनाते हैं। फिर उसकी नजर मुझ पर ठहर गई। हाथ का सामान नीचे रखते हुए बोला, तुम सही कहती हो, मैं तुम्हारी देह देखकर पागल हो जाता हूँ। फिर वो एकदम मेरे करीब आकर मुझे बाहों में कसकर प्यार करने लगा और फिर हम दोनों ने अपना पूरा खेल खेल लिया। शादी के इतने साल बाद भी इतनी बेचैनी कैसे रह सकेंगे एक दूसरे के बिना यार। एक अनजान लड़की ने क्या कह दिया, तूने सच मान लिया। मुझे देख, तूने उसके साथ, और वह शर्ट मैंने स्वयं खरीदी थी। मैं तुझे रसीद भी दिखा सकता हूँ। मैं आहिस्ता से उससे अलग होते हुए सोच रही थी, कह तो यह सही रहा है। मैंने अपना फोन कॉल खोल कर देखा, फिर हिरेन की कई कॉल आई हुई थी। मेरी सहेली का संदेश था, कहाँ हो यार, तुम्हारा बॉस पागल हो रहा है। कमाल है, हिरेन को क्या परेशानी है। 2 दिन की छुट्टी है, मैं कहीं भी जाऊं उसे क्या। मेरे मन में ना जाने क्या आया कि मैंने निर्मला को फोन मिलाया था, पर बेरुखी से बोली, हेलो बोलो, क्या बात है। कुछ नहीं निर्मला जी, दिवाली की शुभकामनाएं देने के लिए फोन मिलाया था। उनकी आवाज एकदम बदल गई। अच्छा अच्छा, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल पार्टी में नहीं शामिल हुई। हिरेन सर का मूड बड़ा खराब रहा। सुनकर अजीब लगा। बोली, बस तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए शोर शराबे से दूर अपनी मम्मी से मिलने आ गई थी। आपने इतने कम नोटिस पर शिमला जाने का टिकट करवा दिया। आप भी कमाल हो ना। इसमें कमाल क्या, हमारी ट्रैवल एजेंट से साठ गांठ रहती है। 2 टिकट ही तो करवाए थे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। अधिक हो तो थोड़ी परेशानी हो जाती है। 2 टिकट, लेकिन मैं तो अकेली गई थी। तुम्हारी बगल में काम्या बैठ कर गई थी, उसका टिकट भी मैंने ही करवाया था। हिरेन सर के कहने पर वह उनकी ममेरी बहन है, उसने तुम्हें बताया नहीं। मैं इतनी थकी हुई थी कि प्लेन में बैठते ही नींद आ गई, इस कारण हमारी खास बात नहीं हुई। फिर थोड़ी देर बाद इधर उधर की बातें करके मैंने फोन काट दिया। नील मेरे निकट आते हुए बोला, क्या हुआ। हिरेन और काम्या भाई बहन हैं और शिमला में ऐसे नाटक कर रहे थे मानो एक दूसरे को जानते तक नहीं। या दोनों की चाल थी, शक का बीज बोया। हिरेन तुम्हें और काम्या मुझे पाना चाहती थी। शिमला में वह मुझ पर नजर रख रही होगी। जैसे ही मैंने वह शर्ट खरीदी उसने भी वैसे ही शर्ट ली होगी। मैं अभी हिरेन के घर जाकर उसकी ऐसी धुनाई करूंगा। नील ने कहा, आगे से मेरी बीवी की तरफ आंख उठाकर देखने की भी हिम्मत नहीं करेगा। रहने दो नील, हमारे रिश्ते में दरार पड़ गई थी, तभी दूसरों को सेंध लगाने का मौका मिला। मैं उसके एकदम करीब जाकर बोली, मैं आज ही हिरेन की नौकरी से इस्तीफा देकर कहीं और काम ढूंढ लूंगी। अपने बीच किसी दूसरे को नहीं आने देंगे। मुझे लगा मेरे दिल का अंधेरा छट गया और अब हम रात को मिलकर दिए सजाएंगे, असली पति पत्नी की तरह। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कहानी पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।